एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी ठीक से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, और स्पेशली इसमें फर्टिलाइजेशंस का जो टॉपिक है उससे कुछ यहाँ पे 15 से 18 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार इसे रिपीट किए गए हैं, पूछे गए हैं, और होपफुली कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी एक आध क्वेश्चन यहाँ से फंस जाए। सो अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएचएससी हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये वीडियो से जो क्वेश्चंस मिले हैं या मिलेंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। पहला ही जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, विच आर द फॉलोइंग सेल्स इज नॉर्मली डिप्लॉयड। तो यहाँ पर आपको ये सेल्स दे रखा है, फर्स्ट पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा गया है कि नॉर्मली डिप्लॉयड कौन सा होता है। याद कीजिए, आपको गैमेटोजेनेसिस में दोनों प्रोसेस पढ़ा चुका हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो आपको अच्छे से मालूम है कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है वो प्राइमरी oocyte जो होती है उसमें मियोसिस का जब डिवीजन होता है तब बनता है, और मियोसिस का जब डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, दैट इज एन नंबर ऑफ सेल बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। स्पर्मेटिड भी बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो सेकेंडरी ओसाइट्स होते हैं उनके डिवीजन के बाद का बनता है, तो ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड नंबर होगा। स्पर्मेटोजोआ इज आल्सो हैप्लॉइड नंबर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या प्राइमरी oocytes दोनों जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, 2n नंबर ऑफ होता है। याद कीजिए, जो प्राइमरी जर्मिनल सेल्स होती है या मदर सेल्स होती हैं, इन सेल्स का पहले क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे ढेर सारे बन जाते हैं, और इन मल्टीपल सेल्स में से एक जो सेल्स होती है वो बेसिकली क्या काम करती है, दैट इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का या प्राइमरी oocytes का काम करती है। और यहाँ पे भी नंबर क्या होता है आपका 2n होता है, यहाँ पे भी नंबर आपका क्या होता है, 2n होता है। और यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, दैट इज द माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, उसके सेल्स के बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो ये जो प्राइमरी आपका स्पर्मेटोसाइट्स है या oocytes होगा, इसके बाद अब डिवीजन कैसा होगा, दैट इज द मियोसिस का होगा, राइट। और मियोसिस के डिवीजन के बाद यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, सेकेंडरी oocytes बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। अब ये जो सेल्स बनती हैं इन सेल्स का नंबर कैसा होगा, n होगा। तो जर्मिनल सेल्स जो हो गई, जैसे प्राइमरी जर्मिनल सेल्स जो होती हैं वो आपका 2n नंबर का होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या प्राइमरी oocytes जो होती हैं वो भी आपके 2n नंबर का होती हैं। बाकी जो सेल्स होंगी वो आपके क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सही है वो क्या है, दैट इज द डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बाकी सारे जो सेल्स होंगे वो हैप्लॉइड नेचर के हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, स्पर्मेटोजोआ आर नरिश्ड ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट बाई। पूछ रहा है कि जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही होती है तो पूरे टाइम पे जो स्पर्मेटोजोआ सेल्स या स्पर्मेटिड्स या स्पर्म सेल्स जो फाइनली बनता है उसका उसके डेवलपमेंट में के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है। यहाँ पे ये बड़ा ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्टोली सेल्स दे रखा है, इंटरस्टिशियल सेल्स दे रखा है, नर्व सेल्स दे रखा है, या जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स दे रखा है। सर्टोली सेल्स को लेकर के एक वीडियो बना चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, बताया था उसमें बहुत डिटेल में कि सर्टोली सेल्स किस किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पे स्पर्मेटोजोआ को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो बेसिकली सर्टोली जो सेल्स होती है वो पूरे इंटायर स्पर्मेटोजोआ के स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में कांटेक्ट में रहती है स्पर्मेटोजोआ के, और उसको न्यूट्रिशंस क्या करता है, प्रोवाइड करता रहता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए, मीन्स दैट इज सर्टोली सेल्स। ये कई बार एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं वो ऐसे ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे ही गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकर्स इन। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पे होती है, ये आपसे पूछा जाता है। आपको ध्यान में होगा, टीएस का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था कि जो भी टेस्टिस है उसके जो एपिडाइमिस का जो पार्ट होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, और यहीं पे ही स्पर्मेटोजोआ का क्या होता है, मैच्योरेशन भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा, दैट इज द एपिडाइमिस। एंजाइम्स प्रोटीन काइनेज इज प्रेजेंट इन। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री का भी लगाना होगा कि प्रोटीन काइनेज बेसिकली एक ऐसा एंजाइम है जो कि फॉस्फोराइलेशन का काम करता है, और ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, एक्रोजम के स्पर्म में, नो।
माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल ओवा, नो, यहाँ पे भी नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यॉकी एग, यस। जो भी आपके एग्स हैं जिनमें यॉक होता है उनमें उनके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन काइनेज पाया जाता है। इनका काम होता है फॉस्फोराइलेशंस करने के लिए, जो कि फर्दर प्रोसेस को एक्टिवेट करने के क्या करता है, काम करता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी है। फॉलिकल, द फॉलिकल सेल्स सराउंडिंग द मेमेलियन oocytes फॉर्म। पूछ रहा है कि जो फॉलिकल सेल्स होती है मेमेलियन oocytes के चारों तरफ वो क्या बनाती हैं। तो मान लीजिए अगर आपका मेमेलियन का oocytes हो जाए तो इसके आसपास में जो भी आपकी ये सेल्स होती हैं, ये जो फॉलिकल सेल्स बता रहा है ये क्या बनाती है, यही आपसे ये पूछ रहा है, राइट, इस तरीके का। तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द कोरोना रेडिएटा। और ये कोरोना रेडिएटा जो होती है एक सेल्स के सराउंडिंग में होती है, एक लेयर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं, ओवुलेशन बोला जाता है उसको। जब भी कोई फीमेल बॉडी से ओवा सेल्स का क्या होगा, रिलीज होगा उसके ओवरी से, तो बेसिकली उसको क्या बोलेंगे, दैट इज ओवुलेशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा। इन लार्ज यॉकी एग द यॉक कंपोनेंट इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए ये कोई एग सेल्स है और इस एग सेल्स से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, यॉक है, पूरा पीला वाला पार्ट जो है वो भरा हुआ है। इस यॉकी कंपोनेंट को आप क्या बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली ऊ प्लाज्मा हम किसको बोलते हैं, जैसे कि जो भी आपको ओवा सेल्स होती हैं उनके पूरे साइटोप्लाज्म को आप क्या बोलते हैं, ऊ प्लाज्म बोलते हैं। तो ये तो आपका होगा नहीं, साइटोप्लाज्म नॉर्मली सेल्स को बोलते हैं, ये भी आपका होगा नहीं। ना बीस कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑब्वियसली क्या बचा, दैट इज द डिटोप्लास्ट। सो डिटोप्लाज्म जो होगा उसको आप बोलते हैं, मीन्स किसी भी ओवा सेल्स का जो यॉकी कंपोनेंट होते हैं उस यॉकी कंपोनेंट को आप ड्यूटोप्लास्ट प्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका ये एग सेल्स है और ये आपका क्या है, दैट इज यॉक है, तो इस यॉक के कंपोनेंट को आप क्या बोलेंगे, दैट इज ड्यूटोप्लाज्म। वर्टिब्रेट्स द प्रोटीन यॉक इज सिंथेसाइज्ड इन। पूछ रहा है कि वर्टिब्रेट्स में प्रोटीन यॉक कहाँ पे सिंथेसाइज होता है या किससे सिंथेसाइज होता है। सो इसके लिए जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मीन्स लीवर सेल्स जो होती है वो प्रोटीन यॉक बनाती है वर्टिब्रेट्स के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोसोमल वेसिकल ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये भी कई बारी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में सवाल ये पूछा गया है, होपफुली आप लोग इसको जानते भी होंगे। गोल्जी एपरेटस से एक्रोसोमल का फॉर्मेशन होता है और ये आपके फर्टिलाइजेशंस के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट करता है। अगर आपको इस तरीके से समझाया जाए कि मान लीजिए ये आपका पूरा स्पर्म सेल्स का स्ट्रक्चर है, तो स्पर्म सेल्स का ये जो हेड वाला पार्ट होता है, कोन वाला, इसको आप बोलते हैं दैट इज द एक्रोसोम। और यही एक्रोसोम जाकर के एक सेल्स की मेम्ब्रेन को पहले क्या करता है, फ्यूज करने का क्या करेगा, काम करता है। तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो है बेसिकली वो गोल्जी एपरेटस से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। ये दोनों ही सेल ऑर्गेन्स का फर्टिलाइजेशन में बड़ा ही रोल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कैल्शियम के आयंस को क्या करता है, रिलीज करता है। और एक कैल्शियम आयन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन में। CSIR के एग्जाम में भी कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है और नॉर्मली जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के रिगार्डिंग में, वहाँ पे भी आपसे पूछा जाता है कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, या फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन क्या है फर्टिलाइजेशन के केसेस में। तो ये कैल्शियम आयन को रिलीज करने का और स्टोर करने का काम कौन करेगा, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो फिलहाल अभी ये वाले क्वेश्चन के आंसर क्या सही होगा, दैट इज द गोल्जी apparatus, मीन्स एक्रोसोम जो होगा वो स्पर्म सेल्स का कहाँ से डिराइव होगा, दैट इज द गोल्जी बॉडी से। फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड। मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को आप फर्टिलाइजेशंस भी बोलते हैं, सिंगैमी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा, राइट। अगर यहीं पे ये सवाल ये गैमेट्स को छोड़ करके फीमेल और फीमेल अगर प्रो न्यूक्लियस हो जाता तो यहाँ पे आंसर अलग हो जाता। दोनों के जो प्रो न्यूक्लियस होते हैं उनकी फ्यूजन को क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन क्या होता है, अलग हो जाता है, राइट। जब कभी भी ओवा सेल्स के न्यूक्लियस की बात किया जाए और स्पर्म सेल्स के न्यूक्लियस की बात किया जाए, अगर इनके फ्यूजन की बात अगर किया जाता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के फ्यूजन का, तो उसको आप बोलते हैं कैरियोगैमी, राइट। और जबकि इन दोनों सेल्स के अगर फ्यूजन की बात अगर किया जाएगा तो उसको आप बोलेंगे सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। The membrane formed around the egg after the attachment of a sperm to egg surface is क्या कहलाता है। पूछ रहा है कि जब आपका ये ओवा सेल्स है और इस ओवा सेल्स में स्पर्म सेल्स आकर के क्या कर चुका है, फ्यूज कर चुका है। और फ्यूज करने के बाद इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उस सेल्स को किस नाम से आप जानते हैं, क्या उसका फंक्शन होता है, उस सेल्स को बेसिकली आप बोलते हैं दैट इज अ
फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और इसका काम होता है नेक्स्ट किसी स्पर्म सेल्स को आकर अटैच होने में या फ्यूज करने से रोकने का क्या करती है, काम करती है। तो स्पर्म सेल्स के अटैच हो जाने के बाद, मीन्स फ्यूज कर जाने के बाद, ओवा सेल्स अपने चारों तरफ एक क्या करती है, मेम्ब्रेन बनाती है, जिसको क्या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। द रीजन वेयर स्पर्म एंटर द ओवम इज कॉल्ड, पूछ रहा है कि वो पार्ट जहाँ पे कि आपको इस फिगर से ऐसे समझना होगा। मान लीजिए अगर आपका ये ओवा सेल्स है और इस ओवा सेल्स में से कोन बन जाए और यहाँ पे स्पर्म सेल्स अगर क्या करता है, ऐसे फ्यूज करता है, राइट। तो यही पूछ रहा है कि जहाँ पे स्पर्म सेल्स एंट्री करता है ओवा सेल्स के, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं रिसेप्शन कोन या रिएक्शन कोन के नाम से जाना जाता है। ऐसे कोन बन जाता है जो कि फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग दोनों का क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं। एक्चुअली में इस स्पर्म सेल्स के हेड के पास ना कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम क्या करता है, इस मेम्ब्रेन को फ्यूज करने का, डिसरप्ट करने का क्या करेगा, काम करेगा। जैसे ये डिसरप्ट होगा, इसका न्यूक्लियस आकर के क्या करेगा, एंटर कर जाता है। तो इसको आप बोलते हैं रिसेप्शन कोन के नाम से ये जाना जाता है। एंड्रो हार्मोन्स आर हार्मोन सेक्रेटेड बाई, किसके द्वारा ये बोला सीक्रेट आउट किया जाएगा, तो डेफिनेटली ये आपका क्या है, स्पर्म हेड के थ्रू। यही जो क्रोमोसोमल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से ये हार्मोन्स आपके सीक्रेट आउट किए जाते हैं। After sperm has penetrated the surface of ovum during fertilization, entry of additional is prevented by, पूछ रहा है कि अगर एक ओवा सेल्स से एक स्पर्म सेल्स क्या कर चुका है, फ्यूज कर चुका है, तो दूसरे स्पर्म सेल्स का फ्यूजन प्रिवेंट होता है, वो किसके द्वारा किया जाएगा, यही आपसे यहाँ पे बात कर रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के थ्रू, अभी जैसा ऊपर मैंने बताया ये वाले क्वेश्चंस में, जैसा कि अभी आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के फॉर्म हो जाने की वजह से सेकेंडरी या एडिशनल जो स्पर्म सेल्स होगी उसकी एंट्री क्या होती है, प्रिवेंट हो जाती है। केमिकल नेचर ऑफ फर्टिलाइजिंग, ये आपको मालूम है कि दो केमिकल होते हैं, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग, जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। एक स्पीसीज के मेल और फीमेल का इंटरेक्शन हो सकता है, क्रॉस स्पीसीज में नहीं हो पाएगा। उसी केमिकल के बारे में पूछ रहा है कि फर्टिलाइजिंग जो है उसका नेचर क्या है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है। ये थोड़ा बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका नेचर है प्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, सही हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई, ये देखिए क्वेश्चन आ भी गया है यहाँ पे, जैसा कि मैं ऊपर ही बता दिया था आपको। तो दोनों ही मेल एंड फीमेल, मतलब स्पर्म सेल्स का और ओवा सेल्स के न्यूक्लियस को अगर क्या किया जाए, फ्यूज कराया जाए, तो उन दोनों के प्रो न्यूक्लियस के फ्यूजन को बेसिकली आप कैरियोगैमी के नाम से जानते हैं। एंट्री ऑफ स्पर्म प्रो न्यूक्लियाई इनटू ओवम इनिशिएट्स, पूछ रहा है कि स्पर्म के प्रो न्यूक्लियस को ओवा में एंट्री कराने के लिए इनिशिएशन जो होती है वो कैसे होता है। तो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन एग न्यूक्लियाई, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ एग न्यूक्लियस, सेपरेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी या फर्स्ट क्लीवेज। याद कीजिए, जब आपने ऊजेनेसिस पढ़ा हुआ था तो आपको मालूम होगा कि ऊजेनेसिस के प्रोसेस में एक अरेस्ट आता है, जहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कि जो सेकेंडरी oocytes होती हैं या फिर सेकेंडरी oocytes जो आपकी इमेच्योर होती है, वो आपका मियोसिस फर्स्ट डिवीजन पे ही क्या होती है, वहाँ पे अरेस्ट कर दी जाती है। वो तब तक अरेस्ट रहती है जब तक कि उस पर स्पर्म सेल्स की एंट्री नहीं होती। स्पर्म सेल्स जो होगा वो क्या करता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ एग न्यूक्लियस की बात यहाँ पे कर रहा है कि जब कभी भी कोई सेकेंडरी oocytes से या ओवम जो सेल्स होती हैं, ओवम सेल्स से अगर कोई स्पर्म एंट्री करता है या इंटरेक्ट करेगा, तो वहाँ पे उस ओवा सेल्स में जो डिवीजन होगा वो बेसिकली मियोसिस सेकंड डिवीजन, और उस इसी की बात ही कर रहा है। तो सेकंड में मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द एग न्यूक्लियस की ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं और अभी किसी स्टडी मटेरियल को लेकर के परेशान है कि कहाँ से पढ़ाई करें, क्या करें, तो एम एस बायोलॉजी के ऐप पे क्लासेस हैं, और दैट इज़ आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये कि उस पर आपको एज ए यूनिट वाइज MCQs क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप चाहे तो अपनी प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। और क्लासेस जो है वो आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का है, लाइव क्लासेस वहाँ पे नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और PDF फाइल और बाकी सारे नोट्स और बुक वगैरह मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।